हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड जैसे आपको पता है, जोगटा एकेडमी ने यहाँ पर 5 ऑप्शनल्स को चलाने का यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल जो है किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके एक्सपेक्ट्स है और किस तरीके से जोगटा एकेडमी में यहाँ पर मैं हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल को यहाँ पर डील करूँगा इन माय 70 to 75 क्लासेस, और क्या नोट मेकिंग रहेगी, क्या हमारा एक्सपेक्ट रहता है पढ़ाने का, उसको यहाँ पर डील करूँगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और स्पेसिफिकली जो कि हिस्ट्री जो ऑप्शनल चाहते हैं, स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी कंफ्यूज्ड है ऑप्शनल लेने में। देखिए, हिस्ट्री हमेशा से ही एक गो टू सब्जेक्ट रहा है और लेटेस्ट ट्रेंड्स में अगर आप देखा जाए तो ये रिवाइवल फेज से आगे निकल चुका है। अब ये आपका एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बन चुका है। आप यहां पर देखेंगे जो हमारे टॉपर्स है, जिसमें आप देखेंगे हमारे ओचिन शर्मा मैम हैं, इवन हमारे अपने राहुल शर्मा सर हो गए या आपके संकल्प गौतम जी हो गए। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे टॉपर्स अभी रिसेंटली यहां पर निकले हैं और अच्छे रैंक से यहां पर निकले हैं। पिछले साल का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको 3 रिजल्ट्स हिस्ट्री से यहां पर देखने को मिलते हैं। तो उसी एक्सपेक्ट में हम यहाँ पर पूरा का पूरा एक ओरिएंटेशन हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी सहूलियत के लिए आप इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5x में देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लगभग हमारा जो कोर्स रहेगा ये आपका 70 से 75 डेज का कोर्स रहेगा, जो कि आपके 11 से 12 वीक्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको 7 डेज का फ्री डेमो प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, माइक्रो टेस्ट मिलेंगे हर सैटरडेज को और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो फीचर्स है ये सारे के सारे जो ऑप्शनल कोर्सेज है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे कैलाश पांडे सर है सोशियोलॉजी के लिए, चाहे संजय सर है आपका ज्योग्राफी के लिए, हिमांशु सर हो गए हॉर्टिकल्चर के लिए और अमित सर हो गए आपके एग्रीकल्चर के लिए। ये एक कॉमन एक्सपेक्ट है। साथ में जो मेंटरशिप है वो आपको यहां पर जोगटा सर की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव वर्मा है ना, एंड काफी ज्यादा रिसर्च वर्क यहाँ पर मेरा है, किया है मैंने, थोड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए भी और थोड़ा हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, कपल ऑफ इंटरव्यूज हमने यहाँ पर फेस किए हैं और जितना भी हमने देखा है, हमारे जो एक्सपेक्ट रहा था हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 130 प्लस स्कोर करने के लिए, हम यहाँ पर हिस्ट्री को इतना लाख यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है हिस्ट्री को क्यों लेना चाहिए। उससे पहले हम यहाँ जानेंगे कि हिस्ट्री को अगर आप लेते हैं तो एज अ चैलेंज आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है और ज्यादातर बच्चे क्यों जो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, क्यों फेल हो जाते हैं। और एक मिसकंसेप्शन है यहां पर कि वास्ट सिलेबस है। देखो, सिलेबस में को जनरली सबका बराबर ही लगता है। थोड़ा सा अगर आप सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे तो सिलेबस आप कट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। रिवीजन भी इसी बेसिस का पैरामीटर आपका बन जाता है। और हिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए, मेनली आप उसको जीएस में कवर कर ही देते हैं। तो उसमें बस आपको थोड़ा सा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए लार्जली मिडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट ही हमको बचता है, तो इतना सारा सिलेबस नहीं रहता यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर वास्ट सिलेबस है तो एक अनफोकस्ड नोट्स यहां पर बच्चे बना देते हैं, जिसके कारण एक जो आपका फेलियर का एक्सपेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। अब हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से हम इस चैलेंज को बेसिकली क्या करते हैं, हटा देते हैं इस क्लास में। उसके बाद जनरली बच्चे सोचते हैं कि भाई जो रीडिंग है उससे हो जाएगा। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स जो है आपको, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे किसमें, एक एनालिटिकल, एक पॉलिश्ड और एक आपका हिस्टोग्राफिक अप्रोच में। क्योंकि ऑप्शनल में आपको थोड़ा बहुत हिस्टोग्राफिक अप्रोच देखने को मिलती है या रखनी पड़ती है। ये हम आगे जाके इंपॉर्टेंट जो हमारी स्लाइड्स है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मैं आपकी यहां पर हेल्प करूंगा इन फैक्ट्स को रिटेन करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद एग्जामिनर को यहां पर एनालिसिस चाहिए और हिस्टोग्राफी चाहिए, जो कि बच्चा उसको नहीं दे पा रहा। इसीलिए ऑटोमेटिकली जो नंबर है बच्चे के वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। वो आपका 100 से 110 या उससे कम में फंस जाता है। ठीक है, अगर आप ये
कवर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 120 तक चले जाएंगे। बाकी के जो 10 नंबर है उसका भी हमारे पास एक तरीके से एक स्ट्रैटेजिक जुगाड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को कंपैरिजन चाहिए, सिंथेसिस चाहिए, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और ना कि उसको फैक्ट चाहिए। फैक्ट्स तो आप ऑटोमेटिकली प्लेस करोगे ही, ज्यादातर उसे क्या चाहिए? कंपैरिजन ऑफ थॉट्स चाहिए। नेशनलिस्टिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, सबलॉटरन अप्रोच, मार्क्सिस्ट, ऐसे करके हमको थॉट्स यहां पर प्लेस करने होंगे। ठीक है जी। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे एक नया पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है और एनालिटिकल सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। स्प्लिट क्वेश्चंस बीच में हमने देखे थे। तो आपका जो आंसर होगा उसकी जो ब्रेथ है और उसकी जो आपकी डेप्थ है वो कैसे आप हासिल करोगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है किसी भी ऑप्शनल के लिए। सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है। और ये जो चैलेंजेस है ये आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, एवरीवेयर। लेकिन बच्चे हैं जो सोशियोलॉजी में 150 ला रहे हैं, हिस्ट्री में आपका 144 ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो टच में हैं, बातचीत करते हैं और अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारा मेंटरशिप मॉडल है, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है जोग्टा एकेडमी की, वो कैसे वन ऑन वन आप जब जुड़ते हैं तो एक रिजल्ट को ड्राइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जो आपके फीडबैक है और जो लूप है आप उसमें बन जाते हैं। तो हर बच्चे के लिए हम अलग से यहां पर जुड़ते हैं, चाहे मैं हो गया, चाहे संजय सर हो गए, एवरीवन, है ना। और हम हर बच्चे की जो टेस्ट सीरीज है उसके माइक्रो टेस्ट से लेकर उसके आपके जो मेंस के टेस्ट सीरीज है ऑप्शनल की, उससे जुड़ेंगे। और लाइन बाय लाइन जो करेक्टिव एनोटेशंस है उसको हम यहां पर देखेंगे और माइक्रो स्किल ट्रैकिंग उसकी करेंगे कि क्या पर क्या फॉल्ट है, क्या है, चाहे आपका पर्सनल एक्सपेक्ट भी क्यों ना हो। ठीक है जी। उसके बाद हम जो चाहते हैं कि जो हमारे साथ बच्चा पढ़ रहा है हम उसको डेडिकेटेड वन ऑन वन मेंटरशिप दें, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चा जब वन ऑन वन मेंटरशिप में आता है तो खुल के अपनी बात रख पाता है। और ऑप्शनल इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर पाओगे पेपर में, आंसर राइटिंग वही है। और ऑप्शनल तो एक मेजर प्लेटफॉर्म है, 22% ऑफ योर मेंस, 19% ऑफ ओवरऑल एचएस एक्सपेक्ट। और फिर आपको कहां पहुंचाएगा वो? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में भी लगभग आपका 30 से 40%, लगभग 50% क्या रहता है आपका ऑप्शनल के ऊपर आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो हम डेडिकेटेड वन ऑन वन मेंटरशिप यहां पे प्रोवाइड करते हैं। हर सैटरडे को करेंगे या 15 दिन में करेंगे या जब भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है तब करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स है आंसर राइटिंग के या कंसेप्चुअल डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। बाकी आप रिव्यूज देख सकते हैं, हमारे पास बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स यहां पे निकले हैं। और वो लार्जली जो है, मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो रिजल्ट्स निकलते हैं, फाइनल जो शेपिंग होती है वो क्लासरूम के बाहर होती है, जब एक बच्चा हमारे साथ लार्ज स्केल पे जुड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एक अडेप्टिव लर्निंग पाथ हम उसको यहां पर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? थीम बेस्ड मास्टरी यहां पर करेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे 80% ऑफ टॉपिक्स बना रहे हैं हर साल, कौन कौन से सब टॉपिक्स है, क्या क्या माइक्रो थीम्स है। तो आपका सिलेबस में ट्रिम डाउन कर दूंगा, आपका सिलेबस बिल्कुल कट कर दूंगा। जो हम एक नोशन है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है उसको ट्रिम डाउन कर देंगे हम थीम मास्टरी करके। वीक एरियाज को हम स्पेसिफिकली करेंगे। अब किसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री मुश्किल होगा, किसी के लिए मेडिवल मुश्किल होगा, किसी के लिए 1857 का मुश्किल होगा, किसी के लिए गांधी मुश्किल होगा। तो पर्सनल बच्चे पे हम वीक एरियाज पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसके लिए ड्रिल हो सकती है। किसी के लिए क्या ड्रिल हो सकती है कि टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी समझो। किसी की ड्रिल सेपरेट होगी कि हिस्टोग्राफी समझो। किसी की ड्रिल क्या होगी? मैपिंग करो। तो ये हम सब यहां पर देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे डैशबोर्ड्स जो है, शीट्स में हम आपको आपका प्रोग्रेस हम आपको बताएंगे कि कहां कहां आप इंप्रूव हो रहे हो, कैसे कैसे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। देखो दो तरह की इंप्रूवमेंट है। एक है क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट जो आपको नंबरों में दिखेगी जब हम टेस्ट में आपको नंबर देंगे। एक होती है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कि जब मैं यहां पर आया था मैं हिस्ट्री को क्या समझता था, लेकिन अब 2 महीने बाद मैं हिस्ट्री को क्या समझ रहा हूं। मैं जब आया था क्या मैं खुल के बात कर पा रहा था, अब मैं कितनी बात कर पा रहा हूं, मेरा चीजों को परसीव करने का तरीका क्या है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट्स यहां पर आपको प्रोग्रेस दोनों को देखने को मिलेगा। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे क्या हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। यह है बेसिकली मेंटरशिप मॉडल जो आपको देखने को मिलेगा
यहां पर हिस्ट्री में जो आपको मैं यहां पर सेल्फ खुद प्रोवाइड करूंगा। आप में से पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, कॉल पे जुड़ सकते हैं, शिमला के सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सीधे सोल्यूशन पे आते हैं। तो ऐसा क्या है जो यहां पर आपको प्रोवाइड होगा, और अगर आप अरे परे जाते हैं या घर में ट्राई करते हैं, क्या आप मिस करते हैं? तो सबसे पहले सिंपल है हमारा डाटा ड्रिवन मेथड। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने यहां पर 2017 से लेकर अभी आपका जो 25 है पूरा एनालिसिस करके रखा है, और पैटर्न बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन हम यहां पर करेंगे। हम हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है ना, प्रॉपर आपको पता लग जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स कैसे घसीट सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में, उसके ऊपर पूरी की पूरी अप्रोच रहेगी। कम पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क पेपर पे करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क सिलेबस पे करेंगे, और जो हार्ड वर्क है वो हम आंसर राइटिंग और शीट पे करेंगे। उसके बाद हम पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस मॉडल पे रहेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरियंस हैं उनकी हिस्टोग्राफी को हम, उनकी डिबेट्स को हम डेवलप करेंगे इन अ बैलेंस्ड एग्जामिनर ओरिएंटेड आंसर्स प्रॉपर। और इसमें आपको हेल्प करेंगे खुद के राहुल सर के नोट्स, जो यहां पर अभी आप देखोगे ही हैज अचीव्ड वेरी वेल इन हिज लाइफ, रैंक 6 SDM यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के तो जो टीचिंग है वो आपके डाटा, मॉडल आंसर और एग्जामिनर इनसाइट्स पे फोकस्ड होगी, रादर देन देसी घिसी-पिटी लर्निंग जो कि आपके यूपीएससी ओरिएंटेड है। देखो फर्क है यूपीएससी के कोर्सेज में और जो स्पेशल यहां का कोर्सेज डिजाइन हुआ है हिमाचल के लिए, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और वो आपको तभी जॉय मिलेगा जब आप 7 डेज का डेमो यहां पर देखोगे। तो हमको क्या करना है, हमारा पिरामिड को हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, कंटेंट हमारे पास है, इसको फिल्टर करेंगे, एनालिसिस हम क्लास में अच्छे से करेंगे, हिस्टोग्राफी जो है उस पर हम फोकस करेंगे, ये हमारा एक हिडन सिलेबस है, और हम आंसर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। जब ये 4 चीजें कंप्लीट होती है तो आपका जो पिरामिड ऑफ स्कोरिंग है आंसर राइटिंग का वो फुलफिल हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा अगर फॉलो करते हैं तो जो टॉपर्स है, चाहे आपके आंचल गुंटा जी हो जाए, रिजिका ओक्टा जी हो जाए, संजय जी हो जाए, निकिता जी हो जाए, तो आप देखेंगे उनके एग्जाम्स में मोर देन 90 और 100 आए हैं अभी। तो आंसर राइटिंग की जो थोड़ा सा जो कड़ी है उसको हमने यहां पर क्रैक करके रखा है, और उसी को हम ऑप्शनल की तरफ यहां पर ले जाएंगे। बस कुछ हिडन एलिमेंट्स यहां पर हम ऐड करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो पिरामिड ऑफ स्कोरिंग है ये कैसे करता है काम, जैसे आपको मैंने कहा कि कंटेंट है, तो कंटेंट में हम आपको क्या देंगे, कंटेंट में वी विल प्रोवाइड यू द बेस, कंसाइज नोट्स, चाहे राहुल सर के नोट्स हो जाए, उसके ऊपर जो हमारी अपनी लेयरिंग है, मेरे अपने पर्सनल नोट्स की लेयरिंग है जो मैंने भी एक टाइम पे दिल्ली जाके कवर की थी, वो लेयरिंग है, और जो आज की डिमांड है पेपर की उसके लेयरिंग हम करेंगे, जिससे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो तेज हो जाएगी, और जो रिवीजन है वो भी बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगा, एलिमिनेटिंग द टाइम इफेक्ट। तो शॉर्ट नोट जो जैसे जागीरदारी क्राइसिस हो गया, तो 1 लाइनर नोट्स क्या हो गया सतीश चंद्र का, ये हो गया हमारे हिस्टोरियन, सिंपल। तो विद इन योर क्विक टाइम आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे एनालिसिस। अभी जो एनालिसिस है ये क्या है, बेसिकली आपका जो ड्रिल्स हम करेंगे, चाहे पीवाईक्यूज हो जाए। अब ये जो हम यहाँ कंसाइज नोट्स निकाले, इसको हम एनालिसिस में कवर करेंगे। हम सारे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे, खुद क्वेश्चंस बनाएंगे उनसे थोड़ा सा ट्वीक करके, और उनको करेंगे। जैसे वॉज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, फिर इसकी थीसिस फ्रेम करेंगे और एंटी थीसिस फ्रेम करेंगे, और इकट्ठा उसको सिंथेसिस करेंगे। तो ये जो डाटा है, जो ड्रिल है, ये आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगी एक हिस्टोरियन की तरह। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, फैक्ट ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, हिस्टोरियन ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, स्कूल ऑफ थॉट अंदर बैठ जाएगा, आंसर वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम हिस्टोरियन बैंक पे यहां पर काम करेंगे, जो आपका 3rd आपका मॉडल था। अब हिस्टोरियन बैंक आपको मैं लगभग 20 तक हिस्टोरियन मॉडल्स को हम यहां पर समझेंगे, उनकी अप्रोच को समझेंगे, कैसे उनको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस तो यही होगी कि जो हिस्टोरियंस है उनको कैसे डालना है, क्या उनकी सोच थी, क्या उनके एक्सपेक्ट्स थे। तो जो प्रीलिम्स में पूछते हैं ना कि किसने ये बोला होगा, वो वाला डाटा यहां पे कवर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे इरफान हबीब ने इकोनॉमी के लिए काम किया है,
JN जाडूना सरकार ने पॉलिटिक्स के लिए काम किया है। मुजफ्फर आलम साहब ने ट्रांजिशन ऑफ 18th सेंचुरी, ये जो हम एक फ्यूडल सिस्टम से ब्रिटिशर्स के टाइम पे जा रहे थे उसके लेयरिंग की है। तो क्या होगा, एक हिस्टोरियन का कोट आपको एक अच्छा क्वालिटी आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आपका जो फैक्ट था, आपका जो PYQ था और जो हिस्टोरियन के जो थॉट थे उसको मिक्स करके हम 4th स्टेप पे जाते हैं। एग्जाम लाइक सिचुएशन हम यहां पर बनाएंगे और परफेक्ट स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने आंसर्स प्रॉपर तरीके से यहां पर करोगे। ये एक हमारी पूरी की पूरी अप्रोच रहेगी 70 से 75 दिन की। तो जैसे ही आप ये 4 चीजें सीखते हो, आप ऑटोमेटिकली 130 प्लस की रेंज में जाना शुरू करोगे और आपके जो पढ़ाई का बर्डन है वो आपका बेसिकली कम हो जाएगा। अब हिडन सिलेबस क्या है? बेसिकली हिडन सिलेबस है बेसिकली आपकी हिस्टोग्राफी। अब देखो, लेयर 1 आंसर राइटिंग में क्या होती है? सबसे पहला होता है कंटेक्स्ट समझना, फिर है थीमेटिक कोर को समझना कि कोर क्या था, मुगलों का डिक्लाइन किसके आसपास घूमा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके थीम्स हो गए, जैसे एक्सप्लेन, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस। ठीक है, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है? हिस्टोग्राफी की इंटीग्रेशन करनी है। तो हम स्कॉलर्स, डिबेट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स को नेचुरली यहां पर एनालिसिस में जोड़ देंगे ताकि हमारे जो इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री के लिए वो एक मैच्योर हो जाए और आंसर आपका ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, आपको नंबर यहां पर ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम आपको डिबेट चाहता है, ना कि रट्टाफिकेशन चाहता है। और जो कोड्स है वो आपको व्यू पॉइंट बताएंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नो वन टू से और स्पीक अबाउट हिस्ट्री। ये जो हिस्टोरियंस है इनके व्यूज हमको यहां पर इंटरप्रेट करने पड़ेंगे। और जैसे इंडियन फ्यूडलिज्म, शर्मा वर्सेस मुखिया, तो ये आपका थीसिस हो गया, ये आपका एंटीथीसिस हो गया। अब एक और हिस्टोरियन होगा, वो उनका सिंथेसिस होगा। इस अप्रोच पे हम काम करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। अब देखो, एक डेमो को यहां पर लेके चलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर आप अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपका अराउंड 90% काम खत्म हो जाएगा हिस्ट्री को पढ़ते कैसे है ये, अगर आपने यहां तक जुड़ चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो, लाइव डेमो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वन ऑफ द मेन टॉपिक्स 18th सेंचुरी की। आप देखोगे ये डिबेट है, औरंगजेब की डेथ के बाद शुरू होती है और आपके 19th सेंचुरी 1857 तक ये डिबेट चलती है। ठीक है जी, कम से कम आपके 1705 से ये डिबेट चलेगी आपके 1857 तक। और हम यहां पे क्या देखते हैं कि थ्योरीज यहां पर सरकार, सतीश चंद्र, इरफान हबीब और कुछ इन्वेजन की थ्योरीज है, और माइंड मैपिंग, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। इसका एक लाइव डेमो करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल जीएस के आंसर में और एक ऑप्शनल के आंसर में जनरली क्या फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर आप सबसे पहले देखेंगे, हमको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर कि जो नॉर्मल जीएस का आंसर है ये कैसा है। यहां पर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन में क्या आएगा? क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि आया हुआ भी है। अब जीएस में हम क्या लिखेंगे? वीक सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, फिजिकल स्ट्रेन, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन इंटरफेरेंस। थोड़े बहुत एग्जांपल डाल देंगे आप, जागीरदारी क्राइसिस। थोड़े बहुत एग्जांपल डाल देंगे आप, फारूक सियार का रॉयल फरमान। थोड़े बहुत एग्जांपल डाल देंगे आप, जैसे कि आपके फॉरेन इंटरफेरेंसेस थे, आपके चाहे फ्रेंच पावर्स हो जाए या ब्रिटिश पावर्स हो जाए, इस तरीके से। चाहे आप डाल देंगे थोड़े से पीसेंट मूवमेंट्स हो रहे थे अगेंस्ट औरंगजेब के, इस तरीके से, या डेक्कन अल्सर हो गया औरंगजेब का। ये बेसिक आपका आंसर निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको कहां पर शिफ्ट करते हो? ऑप्शनल की तरफ शिफ्ट करते हो। अब आपको थीसिस देना पड़ेगा, एंटीथीसिस देना पड़ेगा, फिर इसको कंबाइन, मतलब आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट और एक अपना व्यू पॉइंट यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे थीसिस कि भाई जो डिक्लाइन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर से मुगल एम्पायर सड़ना शुरू कर दिया था उसने। इंटरनल फैक्टर्स क्या थे? अब एंटीथीसिस क्या होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, और सिंथेसिस क्या होगा? इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। जैसे थीसिस में क्या लिखेंगे आप? इंटरनल वीकनेसेस, इसमें सब कुछ हो गया, जागीरदारी क्राइसिस हो गया, औरंगजेब की रेडिकल पॉलिसीज हो गया, डेक्कन अल्सर हो गया, विद हिस्टोरियंस। अब
एंटीथेसिस क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मराठास का राइज हो गया, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, कि इंडिया भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था, फॉरेन भी आ चुका था, इस तरीके से। और डिसेंट्रलाइजेशन ने रीजनल पावर्स को बढ़ा दिया और वो सेपरेट होते गए। साथ में एक मैप आप यहां पर बनाओगे, यहां पर, और यहां पर आप मुगल मार्क करोगे, और यहां पर आप बंगाल मार्क करोगे, यहां पर अवध मार्क करोगे, या हैदराबाद मार्क करोगे, यहां पर आप पंजाब मार्क करोगे, फिर ऐसे करके मार्क करोगे। और क्या डिपिक्ट करोगे, यू विल डिपिक्ट बाय द एग्जांपल। आप एक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करोगे कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर थी वो पावरलेस हो चुकी थी और वो कंपीट नहीं कर पाएगी राइजिंग रीजनल पावर्स के साथ, जैसे कि मराठा या फॉरेन इन्वेजर्स के साथ। ठीक है जी, उस तरीके से। तो मुगल डिक्लाइन जीएस में एक सिंपल था, लेकिन जैसे आप यहां पर देखते हो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा ये, जिसमें इंटरनल वीकनेस थी और अदर फॉरेन एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहला एक फंडामेंटल चैलेंज है जो हमको समझना है किसी भी ऑप्शनल और किसी भी जीएस के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, आई होप थोड़ा सा यहां पर क्लैरिटी आई है। और ये कोई भी अगर आपको ऑप्शनल है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, वहां पर ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। यही तो आपको सेपरेट करता है, तभी तो नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, अब देखो जीएस पेपर में पर्पस क्या है, टेस्ट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस्ड ओपिनियन। लेकिन जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे, स्कॉलर डिबेट्स पे फोकस करेंगे और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती है। हम तो जीएस में भी बोलते हैं कि एक आधा फैक्ट तो डालना ही पड़ेगा, ताकि आपकी जो आंसर की स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, वो बड़ी स्ट्रेंथन हो, बड़ी स्ट्रांग हो जाए, ताकि जो अगला बच्चा है जो शायद यूपीएससी पढ़ के आया है या 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसको आप काउंटर कर सको, आप उसके बराबर का आंसर लिख सको। तो ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव है। उसके बाद अप्रोच क्या रहेगी, जनरलिस्ट अप्रोच रहती है, मल्टी डायमेंशनल, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पेस्टल रहता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे एक स्पेशलिस्ट अप्रोच रहती है, एनालिटिकल रहती है, हिस्टोग्राफिकली रहती है और थीमेटिक अप्रोच यहां पर रहेगी। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में, बॉडी, फैक्टर्स, कंक्लूजन, खत्म, इंपैक्ट। लेकिन अगर यहां देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन में ही आप डिबेट को डिफाइन करना शुरू कर दोगे। हम देखेंगे कैसे बॉडी में थीसिस मतलब आर्ग्यूमेंट, एंटीथीसिस काउंटर आर्ग्यूमेंट और सिंथेसिस, एक बैलेंस्ड व्यू आ जाएगा। और कंक्लूजन में हम सारे जो है उनका एक इवैल्यूएशन करते हैं, जो बेस्ट होता है उसको हम एक तरीके से मटके की तरह, जो पॉटरी है, मृत भांड, उसको तराशेंगे और आगे रख देंगे। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर सिंपल होती है, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को हम यूज करेंगे और हिस्टोरियंस को यूज करेंगे। फिर वर्ड लिमिट, तो चलो ये तो फिर अपना पर्सपेक्टिव है, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस फ्रेमवर्क ये है क्या बेसिकली। अगर आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में हम एग्जांपल कर रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, लाइफ यहां पर कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन लिख दी। अब हम उसका थीसिस कर रहे हैं। तो जादूनाथ सरकार साहब कहते हैं कि जो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स था वो इंटरनल था। और क्यों था, क्योंकि औरंगजेब की जो रिलीजियस इंटॉलरेंस थी और मिलिट्री एग्जॉशन खत्म हो चुकी थी, मतलब आपका डेक्कन अल्सर। डेक्कन को जीतने के लिए वो जो भी अपने 23-24 साल वेस्ट करेगा, उसने अपना सारा का सारा जो फाइनेंस था वो खत्म कर दिया। इनफैक्ट आप देखोगे औरंगजेब दिल्ली से रेवेन्यू मंगाता है जब वो डेक्कन पहुंच जाता है। ये यहां पर जादूनाथ सरकार ने थीसिस दे दिया कि इंटरनल फैक्टर की वजह से मुगल डिक्लाइन हुए। अब आप इसको काउंटर कर रहे हो, एंटी सिंथेसिस। सतीश चंद्र साहब क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र साहब बोलते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज थे, जागीरदारी क्राइसिस और रेवेन्यू इम्बैलेंस एक मेजर कॉज था। जैसे डेक्कन में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो बंगाल से सारा पैसा आता था डेक्कन के लिए, और बंगाल के लोग थोड़े परेशान हो गए। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रेवेन्यू इंबैलेंस हो गया। और जागीरदारी क्राइसिस, बहुत सारे लोगों को जागीरदार बना दिया था, लैंड कम था, उनमें आपस में लड़ाई होना शुरू होगी। जागीरदारी क्राइसिस क्या हो गया, टू मैनी पीपल चेजिंग वेरी फ्यू लैंड, लैंड कम था, जागीरदार बहुत ज्यादा थे, कंपटीशन आ गया और सब मुगलों से बाहर जाना चाह रहे थे। रही सही कसर कौन करेगा, आपके नोबल्स जो वजीर थे वो खत्म कर देंगे, इस तरीके से। अब सिंथेसिस क्या है, इरफान हबीब साहब ये बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे दोनों, जिसने कि पूरे मुगल सिस्टम को खत्म कर दिया। ये हमको अपने सारे आंसर्स में डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, नाम डालने पड़ेंगे, और आपका जो आंसर है वो अच्छा बनता जाएगा और ऑटोमेटिकली आप 130 प्लस की रेस में दौड़ना शुरू कर दोगे। फ्रॉम
आंसर 1। और इंट्रोडक्शन हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर 3 स्कूल्स को कंक्लूजन करेंगे और आपका आंसर तैयार। ये आपका थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो है हम इसको यहां पर करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरियंस जो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है जी। तो कैसे है, जैसे हम अगर इंट्रोडक्शन की यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि भाई द डिक्लाइन वॉज ग्रेजुअल, स्ट्रक्चरल क्राइसिस, एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस आ चुका था और ग्रेजुअली जो मुगल रियासत थी वो आपके डिक्लाइन हो रही थी। ये इमीडिएट डिक्लाइन नहीं है, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, अराउंड 150 ईयर्स लगे इस खत्म होने में। और आप देखेंगे मॉरल से इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो गया, पहले मॉरल वैल्यूज फेल हुई और फिर आप देखोगे इकोनॉमिक सिस्टम भी यहां पर फेल होता है। और ये बोलने वाले कौन कौन हैं, सरकार साहब, हबीब और बेली। ये बोलते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इज अ स्ट्रक्चरल क्राइसिस, ये एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, डिसेंट्रलाइजेशन और पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी। ये आपके कुछ कीवर्ड्स हम देखेंगे, हम कीवर्ड्स अलग से लिखेंगे, है ना। जब हम यहाँ पे जब मेंस भी कराता हूं मैं, चाहे एचएस का, एचपीजीके का मेंस है, चाहे हिस्ट्री का जो है, हम अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे आपको हर एक टॉपिक के नीचे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, कोई 10-12, आप उसको डालो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं फिर है थीसिस, ट्रेडिशनल व्यू। ये है वीक रूलर्स थे, फैक्शनिज्म था पोस्ट औरंगजेब डिक्लाइन के बाद, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन आ चुकी थी, जागीरदारी क्राइसिस, करप्शन, आउटडेटेड आर्मी और रिलीजियस इंटॉलरेंस, एलिनेशन ऑफ राजपूत, मराठास वगैरह। अब ये बोलने वाले कौन है, जैसे सरकार साहब बोलते हैं कि मॉरल डिके हो चुका था, सतीश चंद्र बोलता है कि जागीरदारी ब्रेकडाउन हो चुका था। कीवर्ड क्या हो गया, सक्सेशन डिसऑर्डर एंड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी। समझ रहे आप। तो कीवर्ड जब आप डालते हैं, हिस्टोरियन जब आप डालोगे, आपका आंसर दूसरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे, आप ऑटोमेटिकली सीधा 130 के ऊपर चले जाओगे, इनफैक्ट 150 भी टच कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद इस थीसिस को हम काउंटर करेंगे विद एंटीथीसिस। ठीक है जी, जैसे एग्रेरियन स्ट्रेस था, ओवर टैक्सेशन थी, पीजेंट स्ट्रेस था, हबीब साहब बोलते हैं। रीजनलाइजेशन ऑफ पावर, राइज ऑफ बंगाल, अवध, बेली बोलता है। और एक्सटर्नल शॉक्स जैसे नादिर शाह, अब्दाली, यूरोपियन ट्रेड प्रेशर। अब इसमें क्या है, इसमें कीवर्ड्स कैसे है, मिलिट्री क्राइसिस, रीजनल असर्शन, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जैसे बी स्टेन क्या बोलते हैं, सेगमेंटरी स्टेट हो चुका था, छोटे छोटे सेगमेंट्स में स्टेट बन चुकी थी। उन्होंने पूरे के पूरे मुगल सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया, क्रम्बल कर दिया दीमक की तरह। अब इसका हम सिंथेसिस करेंगे, इंटीग्रेटेड व्यू इन दोनों का, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल वीकनेस एंड इकोनॉमिक स्ट्रेट, एक्सटर्नल इन्वेजन इकट्ठा। 18वीं सेंचुरी में ट्रांजिशन हुआ, नॉट कोलैप्स, क्योंकि बेसिस ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन बना, क्योंकि हम रहे तो फिर भी रहे। सतीश चंद्र क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र साहब बोलते हैं, बेली बोलता है कॉन्टिन्यूटी और अडेप्टेशन की यहां पर बात की जाती है। मतलब कीवर्ड क्या हो गया, प्रोटो कॉलोनियल फेज या फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को अब कंक्लूड करोगे कि डिक्लाइन मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस था, मॉरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल डिके से डिसेंट्रलाइजेशन और अडेप्टेशन की तरफ हम गए। ठीक है जी, सक्सेसर स्टेट्स यहां पे बनी ऐसे करके। सरकार, हबीब, बेली, एवोल्यूशन, कीवर्ड्स हो गया कॉन्टिन्यूटी, रीजनलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक आंसर यहां पर आप देखोगे तैयार होता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलेगा जब अपने थॉट्स को आप पूरी तरीके से पुट फॉरवर्ड करोगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हम आपको नोट्स में कराएंगे, आपको ये नोट्स में भी मिलेगा। इसके अलावा नोट्स में मैं आपको क्या करवाता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं आपको हर टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स दूंगा, जैसे जागीरदारी क्राइसिस, रीजनलिज्म, इन्वेजन्स, इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, 6-7 हिस्टोरियंस आपको मिलेंगे इसमें और कीवर्ड्स मिलेंगे साथ में, और आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कंक्लूजन से लिख के दूंगा। कोलैप्स, फिर हम मैप्स और डायग्राम्स पे काम करेंगे। जैसे एक मैप क्या बन सकता है, 1707 से 1761 जिसमें फ्रेगमेंटेशन थ्योरी जो आपको मैंने मैप पहले बनाया था, या फ्लो चार्ट बन सकता है, औरंगजेब का रॉन्ग रूल आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जॉशन हुई, फिर जागीरदारी फिस्कल क्राइसिस हुआ, फिर रीजनल असर्शन आई, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन आई और राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स आया, इज इक्वल टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मतलब आपको शीट भी भरनी है, ऐसे नहीं कि लिख ही रहे हैं,
डायग्रामेटिकली आपको एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो जो 130 है उसको आगे और ले जाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्लासरूम की एक्सरसाइजेस। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में डायग्राम्स हो जाएंगे, फ्लो चार्ट्स, तो हम डायग्राम्स जो इंडिया के मैप्स है, फ्लो चार्ट्स है, उसको भी यहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में इन आवर क्लासरूम्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है जी। तो आंसर राइटिंग क्लिनिक बेसिकली 3 मिनट का मॉडल हम रोज करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 3 मिनट का मॉडल करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम हर उसकी क्या करेंगे कि मोर डिक्लाइन, मॉरल डिके और स्ट्रक्चरल क्राइसिस का एक आपस में एक व्यू पॉइंट है। फिर आपकी थीसिस वगैरह करेंगे और कंक्लूजन भी करेंगे। तो ये हम हर क्लास में, हर टॉपिक में एक 3 मिनट मॉडल का क्लिनिक यहां पर हम करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और एक तरीके से कोट्स टाइप हम यहां पर मेंशन करते रहेंगे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे औरंगजेब वॉर ड्रेन्ड एम्पायर बट सतीश चंद्र लिंक्स फॉल ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। और कंक्लूजन, डिक्लाइन रिकॉन्फिगरेशन हुआ, लेगेसी शेप हुई सक्सेस स्टेट्स और कॉलोनियल रूल की तरफ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सक्सेस स्टेट्स जाग जाएगी इसमें। तो ये जो 3 मिनट मॉडल है, हर टॉपिक का हम यहां पर करेंगे। 80% अपना पेपर हम ऐसे ही कवर करेंगे, ताकि फाइनल जब आपको रिवीजन करना पड़े, ठीक है, ऑप्शनल का रिवीजन आपको करना पड़े, आप इन्हीं फ्लैश कार्ड्स को, शीट्स को निकालो और देखो कि 3 मिनट में आपका आंसर तैयार है। बाकी आपकी मेमोरी आपका वहां पर साथ दे देगी, कंसेप्ट्स आपका साथ दे देंगे, ये एक एक्सपेक्ट है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है। हिस्टोग्राफी को हम अप्रोच स्कूल ऑफ थॉट, इंपीरियलिस्टिक, नेशनलिस्टिक, मार्क्सिस्ट, कैम्ब्रिज, सबलॉटरन, फेमिनिस्ट, एनवायरमेंट इंटरप्रिटेशंस हम यहां पर डालेंगे। और उसी के साथ हम आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच यहां पर लाएंगे, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, जहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जैसे मौर्यन एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड स्टेज थी कि नहीं थी, यह भी एक हमारा क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारी मौर्यन एम्पायर थी, क्या यह सेंट्रलाइज्ड स्टेज थी? कहीं डिसेंट्रलिटी तो नहीं थी। तो थीसिस क्या बोलती है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर थी, कौटिल्य, मेगास्थनीज भी यहां पर बोलते हैं। लेकिन एंटीथीसिस क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड थी विद रीजनल ऑटोनॉमी, रोमिला थापर बोलती है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें तक्षशिला था। ठीक है जी, तक्षशिला में आप देखेंगे उन्होंने बेटे भेजे हुए थे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, इस तरीके से हम ऐड ऑन कर लेंगे। फिर वहां पे रिवोल्ट होगा, फिर अशोका उस रिवोल्ट को सप्रेस करेगा, तभी तो उनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये थीसिस एंटीथीसिस का जो चक्कर है, ये सब जगह हम फिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथर्स। फिर सिंथेसिस क्या है कि सेंट्रल फ्रेमवर्क था विद लोकल फ्लेक्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक और डेमो हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। और ये क्या है? 3 मिनट मॉडल, 3 मिनट मॉडल है ये प्रॉपर है, ये आपका आंसर है। इसमें हमारे पास कितने ऑथर्स हो गए? आपके पास 3, कौटिल्य, मेगास्थनीज और रोमिला थापर। 1-2 और आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आर्य शर्मा साहब भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो 6-7 ऑथर हो गए, उनके व्यूज हो गए और आपका आंसर यहाँ पर है। तो 2 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर बड़े मजे से हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये हम जब डेमोज फुल फ्लेश शुरू करेंगे 17 से, तब हम देखेंगे। लेकिन मैंने पिछले 2017 से लेकर 2025 तक पेपर का एनालिसिस यहां पर करके रखा है। और अगर आप देखेंगे 80% ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम दीज 20% टॉपिक्स। हर पेपर में जो 80% क्वेश्चन है वो इन 20 टॉपिक से आपको देखने को मिले हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं ये आप देख लो। जैसे डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ये आपका मेन टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी 5 आउट ऑफ 5। इसमें आर्कियोलॉजिकल डिबेट्स आपको देखने को मिलेगी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड धमा, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे पीछे हमने किया था। उसके बाद गुप्ता गोल्डन एज, कल्चरल वर्सेस इकोनॉमिक डिक्लाइन, फ्यूडलिज्म इन इंडिया, मार्क्सिस्ट वर्सेस इंडियन मॉडल, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, 1857 रिवोल्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, गांधीज मेथड, 18th सेंचुरी एंड मुगल डिक्लाइन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 टॉपिक है, ये आपके 80% ऑफ पेपर बनाते हैं। ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस क्या हो गया? कट हो गया। इसके बाहर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पूरी हिस्ट्री कवर करा देती है। ये इतने कोर टॉपिक्स है, इसके बाहर कोई हिस्ट्री नहीं है। ये मैं आपको जीएस की क्लासेस में भी अपने बच्चों को यहां पर बताता हूं। अब
पीवाईक्यूज अगर हम देखेंगे इन्हीं टॉपिक में से तो क्या क्या निकल रहा है, जैसे इंडस वैली, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कैलकोलिथिक पीरियड आपको यहां पर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्या पूछ रहे हैं, डिक्लाइन पूछ रहे हैं। अब वो डिक्लाइन क्या क्या था कि ग्रेजुअल और सडन था, क्लाइमेट था, इकोलॉजी था, आर्य इन्वेजन्स थे, है ना, जैसे मॉन्टमेर हो गया, व्हीलर हो गया, उन्होंने अलग अलग यहां पर अपनी थ्योरीज दी है, इन्वेजन्स दी है इस तरीके से, ठीक है। अब की थीम्स क्या है, अर्बन डिके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ट्रेड कोलैप्स, क्राफ्ट डिसइंटीग्रेशन, रिवर शिफ्ट्स, इंडो आर्यन डिबेट, इस तरीके से। अब हमने यहां पर क्या किया है, ये जो पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट आपको जब हम क्लासेस करेंगे ये एक एक टॉपिक की लिस्ट बनाई है, कितनी बार वो टॉपिक पूछा है। जैसे आईबीसी कैलकुलिथिक 3 से 2 बार रेगुलरली रिपीट हो रहा है पिछले 5 साल में। वैदिक पीरियड और सोसाइटी आपका 4 से 2 बार रिपीट हो रहा है। महावीर और बुद्धा 4 से लगभग 4 बार रिपीट हो रहा है पिछले 5 साल में। मौर्यन एम्पायर आपका रिपीट हो रहा है। तो कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी उसकी रेलेवेंस है, उसका जो फोकस है, वेट है आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में, वो सारा मेंशन करके यहां पे रखा है। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, म्यूटिनी वर्सेस रिबेलियन, कॉज और नेचर, कम से कम 4 बार ये पेपर में आ चुका है इन डिफरेंट थीम्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो 4 बार पूछ लिया है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, एरा ऑफ चेंज, कॉन्टिन्यूटी वगैरह, कम से कम 5 से 3 बार ये टॉपिक रिपीट होता है। इसकी जो वेटेज है बड़ी हैवी है। तो इन टॉपिक्स को हम जब देखेंगे, इसके आसपास सारे टॉपिक्स हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे कि यहां पर हम क्या देखते हैं, कौन सा टॉपिक है, क्या मेन टॉपिक है, क्या है। जैसे इंडस सिविलाइजेशन में क्या पूछते हैं, ज्यादातर डिक्लाइन, और हमको पढ़ना क्या है, थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो टेस्ट करते हैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, सिंथेसिस, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल वर्सेस टेक्सचुअल एविडेंस, ग्रेजुअल डिक्लाइन वर्सेस सडन कोलैप्स, और एनवायरमेंट के एस्पेक्ट्स भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हो गए आगे। तो हर उसका आपको टॉपिक का एक माइक्रो मैप मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा, माइक्रो मैप में आपको प्रोवाइड करूंगा। इस माइक्रो मैप को पढ़ के भी जाओगे ना, इस माइक्रो मैप को पढ़ के भी जाओगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके 15-15 मिनट में सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। तो जो पहला फोबिया है कि हिस्ट्री सबसे बड़ी है, 75 दिन में ऐसी हिस्ट्री होगी कि आप इस दिन की भर हिस्ट्री नहीं भूलोगे, ये एक प्रॉमिस है। जैसे आपका मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन पूछते हैं, नेचर ऑफ स्टेट पूछते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूछते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन थी कि डिसेंट्रलाइजेशन थी। अब टेस्ट सोर्स है, इवैल्यूएशन है, अब स्मिथ भी है, मजूमदार भी है, कोसम्बी भी है, अर्थशास्त्र, एडिक्ट्स, सेंट्रलाइजेशन, ये इसके कीवर्ड्स हो गए। सो जितने भी टॉपिक्स है उनका यहां पर आपको प्रॉपर एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल एंगल और कीवर्ड्स आपको यहां पर मिलेंगे। तो जो 3 मिनट मॉडल है उसमें आपको ये फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे फॉर क्विक रिविजन्स लास्ट मोमेंट पर पेपर से पहले, ठीक है जी। थोड़े से अगर आप देखोगे जो हमने किया था, पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे। हमने इन डेप्थ एनालिसिस करके रखा है हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर्स का, रिकरिंग थीम्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा है, क्वेश्चन टाइप्स को आइडेंटिफाई करके रखा है, और एग्जामिनर की प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करके रखा है, और उसी सिलेबस को हमने यहां पर लिंक कर दिया है। और आपका हर पीवाईक्यू हमने मैप करके रखा है सिलेबस के यूनिट के साथ, एंश्योरिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो जैसे ही आप ये करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ये जो टॉप फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स है, टॉप फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स TFTs जो है, जैसे आप टॉप फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स करते हो या हाई यील्ड टॉपिक्स करते हो, HYT करते हो, आपका 80% जो सिलेबस है, 80% जो सिलेबस है वो ऐसे ही कवर हो जाता है थ्रू 80% क्वेश्चंस, और 40% सिलेबस सेगमेंट आपका जो होगा वो आपको ऐसे ही आपको अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहां पर, ठीक है जी। हिस्टोरियन बैंक से मैं आपको एक सिंपल बता देता हूं, जैसे शर्मा जी है ना, आर एस शर्मा जी लैंड ग्रांट डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं, मुखिया जी पीजेंट्री के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो नाम डालोगे, थ्योरी डालोगे, मार्क्स मिलेंगे, सिंपल है। उसमें से कुछ ऐसे है, जैसे अब ये मैं आपको लगभग 20 से ज्यादा की लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है ना। जैसे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के हो गए आर एस शर्मा साहब, मेटेरियलिस्टिक व्यू रखते हैं, इकोनॉमी, स्टेट फॉर्मेशन मॉडर्न गुप्ता पीरियड में यूज किए जाते हैं। रोमिला थापर जी आइडियोलॉजी और लेजिटिमेशन के लिए, मॉडर्न किंगशिप के लिए यूज की जाती है। DD कोसम्बी जी ट्राइब क्लास स्टेट एवोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन
जब हम इसको क्लास में करते होंगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उनका स्कूल ऑफ थॉट, उनका माइंडसेट यहां पे पढ़ते हो। मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, सतीश चंद्र है जागीदारी क्राइसिस पे बात करते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल। इरफान हबीब एग्रेरियन और इकोनॉमिक मार्क्सिस्ट व्यू रखते हैं। JN सरकार, जाडू सरकार साहब पर्सनल कॉजेस, काउंटर व्यू हो गया। मुजफ्फर आलम ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस में आपको काम आते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र, सुमित सरकार, आसी मजूमदार, रंजीत गुहा। फिर आपके वर्ड हिस्ट्री कोई नहीं कराएगा आपको, हम करेंगे। आपके हॉसबॉर्न हो गया, ब्रोडेल हो गया, टोनबी हो गया और कार हो गए, ये सारे हम करेंगे। एम्पायर राइज एंड फॉल क्यों होती है, क्या है, जनरल पर्सपेक्टिव से मार्क्सिस्ट व्यू वगैरह होंगे। ऑटोमेटिकली ये आपको जब 20 से ज्यादा आपको हिस्टोरियंस मिलेंगे तो आप चूज और पिक कर सकते हो। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आप यही पढ़ के जाओ, जो आपको इजीली अंदर जा रहा है माइंड में, आपको चॉइस होगी, उस चॉइस को आप लर्न करो, अपने आंसर में डालो हमारे साथ और आपका ऑप्शनल तैयार पक्का है। ठीक है, तो 20 से ज्यादा हिस्टोरियंस को यहां पर क्यूरेट करके रखा है। 10 स्कॉलर्स ईच पेपर 1 और पेपर 2 के लिए करके रखा है कि थीसिस है, काउंटर पॉइंट्स है, यूजेज के है, कैसे यूज करना है। आपको बस प्लग और पे करना है, कोटेशंस आएगी सीधा उठाओ और डालो। स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन हम बता देंगे, बैलेंस पर्सपेक्टिव रखेंगे हम मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट सबलॉटरन अप्रोच का, और आउटकम क्या है 20 से 25% हायर इवैल्यूएशन आपको नंबर जरूर मिलेंगे। आप सीधा 130 क्रॉस कर दोगे। ये एक ट्राइड और टेस्टेड मेथोडोलॉजी आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, जो भी हमने खुद भी अपने टाइम पे यहां पर देखी है। अब रही बात आपके 75 डेज की, तो पहले फेज में 15 दिन तक हम एंशिएंट फाउंडेशंस को करेंगे। अब देखो +-5 हो सकता है, शायद 1 से 20 दिन लग जाए, क्योंकि हम हिस्टोरियंस भी पढ़ेंगे। फेज 2 में हम मेडिवल डायनामिक्स को यहां पर देखेंगे। फेज 3 में 50 दिन तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को यहां पर पढ़ेंगे, और 51 से 65 डेज तक या 60 डेज तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री ग्लोबल लिंकेजेस को यहां पर हम पढ़ेंगे। और लास्ट के डेज में जो बचेंगे हमारे पास 5 से 10 दिन, मास्टरी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और हर सैटरडे को माइक्रो टेस्ट होंगे, 1-to-1 डिस्कशंस होगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, आंसर राइटिंग हम मिलके चेक करेंगे। जैसे आप जितने भी बच्चे होंगे 15, 20, 30 आप देंगे, एक दूसरे में कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम यहां पर काम करेंगे, और कुछ ना कुछ यहां पे जरूर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है जी, तो टेस्ट फीडबैक आपको मिलेगा, इंप्रूवमेंट लूप आपका रहेगा, आपके वीकली आंसर राइटिंग होगी, थीमेटिक टेस्ट होंगे। ठीक है जी, कंसाइज पीडीएफ्स जो आपको मैंने बता दिया ये आपको प्रोवाइड होगा। नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा मैं खुद आपको पर्सनल जो मेरे इकोनॉमिक वाली टेक्निक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में माफिया, सिर्फ माफिया लर्न करके जाओ। एम से हो गया मराठा, ठीक है जी। ए से हो गया एग्रीकल्चरल कोलैप्स, एफ से हो गया ये फ्यूडलिज्म जागीदारी क्राइसिस, आई से हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे बाहर से आगे थे, ए से हो गया औरंगजेब की डेथ। तो जो एक्रोनिम्स है वो भी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा। जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में क्या हो गया माफिया, तो वो याद रहता है, वो याद रहेगा, हिस्टोरियन याद रहेगा, उसका थीसिस याद रहेगा, और आपके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स सब आपस में रिलेट करेंगे, एक फॉरएवर के लिए याद रहेगा। बाकी फुल मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मैंने बताया। जैसे यहां पर आप देखोगे कैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हो गया आपका, जैसे वाइब्स और वैदिक ट्रांजिशन, ठीक है, या फिर आपका जैस जागीदारी एग्रेरियन इन्वेजन्स, ये सरकार साहब बोलते हैं। कौन? जाडूना सरकार। तो जाडूना सरकार क्या बोलता है कि मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जैस था। जैस क्या हो गया? जे से जागीदारी क्राइसिस, ए से एग्रेरियन क्राइसिस, और आई से हो गया इन्वेजन्स। तो जो टेलर नोट्स है विद आपके एक्रोनिम्स नोमिक्स वो हम यहां पर करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे। ठीक है जी। बाकी आपको मैं सपोर्ट 24 रहेगा। कोर्स के बाद भी आप हमारे साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट यहां पर मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस वाज द फाइनल CTA। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा हिस्ट्री ऑप्शनल ज्वाइन करके, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो हिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे हो जाएगा, 75 दिन में हो जाती है और जिंदगी भर तक आप करोगे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है। GS1 पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ओवरलैपिंग सिलेबस है। तो डेमोस के लिए आप कॉल कर सकते हैं
8628864475 पे रजिस्टर कीजिए, या आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 8988409009। ठीक है जी, ये मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर अभिनव वर्मा। आई होप सो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको यहाँ पर जरूर मिली होगी, हम ये कैसे करेंगे और किस तरीके से हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल है आपको एक जगह पे ले जाएगा जहां पर आप सीधे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी, मेहनत आप करेंगे, रास्ता हम दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसको शेयर कीजिए। अगर आप अपने साथ किसी और को भी लाते हैं, वी विल टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, जो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। ठीक है जी, 17 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।